नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। इसके अलावा आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पे भी मैं एक एजुकेटर हूँ। वहाँ पे भी मैं आप सभी के लिए अनअकैडमी पर भी जो है क्लासेस लेकर के आता हूँ। तो आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और मेरा कोड आप सभी को पता है, उस कोड का यूज करके फ्री प्लान जो है उसको आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। फ्री में जो मेरी क्लासेस उनका फ़ायदा जो है ले सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई अनअकैडमी पर इस समय यूपी के, अगर आप लोग स्पेशली यूपी से हैं और यूपी पीएससी लेवल की तैयारी जो है बिल्कुल कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर यूपी पीएससी कैटेगरी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन, यूपी पीसीएस मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया, एससी राइटिंग हो गया, लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, या जितने भी आपके यूपी स्टेट के एग्जाम के जो भी कोर्स होते हैं उनकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप लोग प्लस ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस कोड का जरूर यूज कीजिएगा। अब इस कोड का यूज करने से क्या होगा, जहां आपको आपको फीस 1400 देना था वहां पर आपका 1260 हो गया, जहां फीस 3500 था वहां पर 3150 हो गया। और अगर आप एक साल का लेते हो तो सिर्फ आपका सिर्फ जो है 6300 रुपये पड़ रहा है। तो इस एक ही मतलब फ़ी में, एक ही प्राइस में आपको सारे के सारे बैचेज़ का फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि एक ही फ़ीस में आप सारे के सारे बैचेज़ जो है जॉइन कर सकते हैं। तो अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस कोड का यूज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है? काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। जी हाँ, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते चलेंगे। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की बात हो रही है और यहाँ पर जानकारी का स्रोत पूछा गया है। बहुत ही अच्छी बात है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अर्थशास्त्र सभी को पता है भाई, मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य यहीं से फेमस हुए थे। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया, मुद्राशास्त्र हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई चंपारण के समय में चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? सभी को पता है भाई, चंपारण का सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं इसका प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था, सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका यहाँ पर पूछा गया कि चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भाई चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करते हैं चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा राम कुमार शुक्ल जी। हाँ, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर सत्याग्रह के बारे में पूछता है तो सत्याग्रह जो है आंदोलन किया था वो महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 5 के बारे में, तो पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो पटना सचिवालय गोलीकांड है वो घटना जो है कब घटी? तो याद रखिए दोस्तों, 11 अगस्त 1942। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने लोग यहाँ पर 11 अगस्त 1942 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि बिहार में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस स्थान से आरंभ हुआ? बताइए सर जी, बिहार में जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है वो किस स्थान से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है आपका दानापुर से, बिहार में प्लेस पड़ता है भाई दानापुर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ था? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल जो है किस शासक से पराजित हुआ? तो नागभट्ट द्वितीय से जो है ये पराजित हुआ था। अगले प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे। पूछा गया आपसे यहाँ पर, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया? बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है बंगाल और बिहार में जो द्वैध शासन है कब लागू किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 1764 के बाद क्या था भाई? 1765 में लागू हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि बिहार का वह महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जहाँ से नवपाषाण कालीन हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए चिरांद, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है, इस स्थल से जो आपके नवपाषाण पाषाण कालीन के जो हड्डी के उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। जवाब सभी लोग देने का प्रयास करते हुए चलो, अगर आपको डेली क्लास ज्वाइन करना है, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 1927 ईस्वी का साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, क्यों? 10 नंबर प्रश्न है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई 1927 ईस्वी का साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई सदस्य जो है भारतीय नहीं था। ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है ये मेन रीजन था। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन आश्रयणी बिहार के किस जिले में स्थित है? डॉल्फिन आश्रयणी जो है आपका किस जिले में अवस्थित है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा भागलपुर, ठीक है, बिहार में जो है भागलपुर यहाँ पे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सभी लोग इसका भी जवाब देते हुए चलेंगे। भाई बिहार में सबसे अधिक भूमि में कौन सी फसल उपजाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। बिहार में सबसे अधिक भूमि में कौन सी फसल जो है उपजाई जाती है? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जो धान है, सबसे अधिक जो है धान उपजाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है? जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में बताइए सर जी क्या समानता है? सभी लोग यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जाति प्रथा को मान्यता, आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं भाई, लेकिन हम बात करते हैं पशु बलि का विरोध। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ध्यान से देखिए। सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है किस संप्रदाय से है? तो भाई सूफियों का जो संप्रदाय होता है ज़्यादातर क्या होता है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते चलेंगे। भाई चिश्ती दिया गया है, मदारी दिया गया है, सुहरावर्दी दिया गया और फिरदौसी दिया गया। तो याद रखिए दोस्तों मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का जो संबंध है वो फिरदौसी संप्रदाय से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? रुद्र, प्रजापति, विष्णु या पूषण? तो भाई उत्तर वैदिक काल यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से जवाब देते हुए चलिएगा। तो प्रजापति, बिल्कुल सही बात है सर। जितने लोग प्रजापति जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? भाई महाजनपद, ठीक है भाई, महाजनपद के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? 19 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 1837 ईस्वी में सबसे पहले किसने जो है अशोक की लिपि को पढ़ा था? तो जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने अशोक की लिपि को 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध किस वंश का शासन था? मगध में जो है किस वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय? पूछा गया है। जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नंद वंश का, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण समय मगध में नंद वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? तो साथियों याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है दोस्तों, आपका गुप्त काल, ठीक है भाई। अजंता की अप्सरा जो है गुप्त काल की उत्कृष्ट चित्रावली है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कंबन की रामायण, बताइए सर जी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? 22 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो भाई कंबन की रामायण जो है ये तमिल ग्रंथ का, ठीक है, तमिल साहित्य का एक गौरव ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक वाइक करते हुए चलो भाई, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था?
सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है जो बताइए सर जी, किस शासक ने स्टार्ट किया था? तो भैया याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का जो काल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अकबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि मुद्रा के अवमूल्यन, मैंने आपको बताया था ना डीवैल्यूएशन के फलस्वरूप क्या होता है? जब मुद्रा का डीवैल्यूएशन होता है, कल मैंने एकेडमिक क्लास कराई थी जो इकोनॉमी वाली, वहाँ पर ये क्वेश्चन सेम मिला हुआ था। तो यहाँ पर निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन और आयात स्थानापत्ति का प्रसार, यानी कि सारे के सारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि नील आंदोलन की शुरुआत जो है सबसे पहले बंगाल के किस जिले में हुई थी? नील आंदोलन की शुरुआत जो है किस जिले में हुआ था? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नदिया। ठीक है भाई, नदिया। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि भाई साहब, वे कौन से तत्व थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की थी? वो कौन से तत्व थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में जो है सहायता की थी? चलिए क्वेश्चन, एक मिनट, अभी दिख रहा है ना सभी को? तो जवाब देखिए 27 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। बौद्धिक पुनर्जागरण, समाचार पत्र व प्रेस और आपका आर्थिक शोषण। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? बताइए सची, किस वायसराय का जो काल है शिष्टमंडल, भूल तथा आयोगों के नाम से, भूलों तथा आयोगों के नाम से जो है जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल सही बात है सर। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत। वेतन क्या है भाई? मृत्यु है। पुरस्कार जो है शहादत है। पेंशन, स्वतंत्रता और युद्ध स्थल भारत। ये किस साप्ताहिक पत्रिका ने ये विज्ञापन प्रकाशित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका गदर पत्रिका, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन जो है कहाँ पर किया गया? 30 नंबर प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जो है आजाद हिंद फौज का गठन जो है आपका सिंगापुर में किया गया। ठीक है, तो सिंगापुर। जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे भाई। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने जो है कांग्रेस रेडियो का जो है प्रसारण किया था? तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर उषा मेहता। ठीक है, बहुत कम लोगों ने जवाब दिया यहाँ पर, बट यहाँ पर याद रखिएगा उषा मेहता जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब सभी लोग पहले इसका जवाब दो, उसके बाद भाई बात कर लेना। किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों की का चित्र जो है उकेरा है? बताइए सर जी, किस मुगल कालीन चित्रकार ने? 32 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो याद रखिए तो उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया भाई? सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों याद रखिएगा 33 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में। ठीक है भाई, कोयम्बटूर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर एंड फंड एंड फॉर नेचर, ये संस्था जो है किस विलुप्त प्राय प्राणी या किस विलुप्त प्राय को अपना प्रतीक चिन्ह माना है? बताइए सर जी। 34 नंबर क्वेश्चन है, जवाब यहाँ पर जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई पांडा को। ठीक है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, जो आपका सिग्नेचर है, आपका क्या है? पांडा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक जो है आपका क्या होता है। 35 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, बी बराबर आई आर, सभी को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन को सब लोग कहते हैं ना भाई बहुत प्रोटीन है, तो बताइए सोयाबीन में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो ग्लिसरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्लिसरीन प्रोटीन जो है आपका सोयाबीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने को मना किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। तो यहाँ पर जिसको शुगर हुआ रहता है, ठीक है, शुगर जिसको होता है भाई, उसको कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। देख सकते हैं सब कुछ आपको साथ में लेके हुए चल रहा हूँ, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, आपका साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं वो भी है, कंप्यूटर से भी आते हैं वो भी मिलेंगे, इसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो भाई यहाँ पर क्यूप्राइट जो है तांबा का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर कि कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण होता है। 39 सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई, जो कुकिंग गैस है वो किन गैसों की मिश्रण होती है। कुकिंग मतलब जो आपकी बेसिकली जो आप लोग घर पे यूज करते हो, तो आपका ब्यूटेन का होता है, और किसका होता है भाई, ब्यूटेन के साथ साथ यहाँ पर एक ही ऑप्शन ब्यूटेन वाला दिया गया, तो ब्यूटेन प्रोपेन, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एजोला बताइए सर जी क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। भाई एजोला जो है आपका क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो एजोला की अगर हम बात करते हैं तो एक जैव उर्वरक होता है। क्या होता है भाई, आपका एक जैव उर्वरक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इको मार्क का संकेत चिन्ह क्या है। इको मार्क का जो संकेत चिन्ह है, जो सिग्नेचर चिन्ह है, वो आपका क्या है। इको मार्क सबने देखा होगा ना, तो याद रखिए दोस्तों, इको मार्क का जो संकेत चिन्ह है वो आपका क्या हो जाएगा। जवाब देते हुए चलेंगे तो भाई मिट्टी का घड़ा, ठीक है, मिट्टी का घड़ा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। और भैया ऐप जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मैं देने लगा हूँ, वहाँ पर आप मेरी हिंदी की बुक भी खरीद सकते हैं। तो ऐप जो है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। तो भाई प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 21 मार्च को, ठीक है भाई, 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ब्लैक होल बताइए सर जी क्या है। ब्लैक होल जो है आपका क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया याद रखिएगा, ब्लैक होल मतलब सबने सुन रखा होगा, एक अनंत रूप से एक सघन पिंड होता है, इसको ब्लैक होल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका प्रधान, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है, इसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। भाई इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। इसमें क्या पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कार्यपालिका प्रधान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अंतर पूछा गया है कि भाई केंद्रीय मंत्रीगण जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है भाई, जो केंद्रीय मंत्रीगण होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, मंत्रिपरिषद पूछा जाए और मंत्रीगण पूछा जाए तो यहाँ पर इतना अंतर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा, अब देखिए अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी तक आपके इतिहास हो गए, वो सब हो गया, पॉलिटी चल रहा है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रहता है। फटाफट बताते हुए चलेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं कितने लोग के जवाब आ रहे हैं भाई। 6 सप्ताह, ठीक है, 6 सप्ताह तक जो है प्रभावी रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भाई साहब भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है।
47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार जो है किसमें निहित है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात सर, 47 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसद। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। पूछा गया भाई नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे भाई, नाथपा झाकरी परियोजना जो है किस राज्य में है? 48 नंबर प्रश्न है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है भाई। नाथपा झाकरी परियोजना जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है भाई, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपीज जो है किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लैपीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कास्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? 50 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है आपका कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग, ठीक है। हथकरघा उद्योग जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाई जनजाति जो है किस देश में पाई जाती है? लाई जनजाति जो है किस देश में पाई जाती है? तो भैया 51 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यांमार में, ठीक है भाई। लाई जनजाति जो है, जितने लोग जवाब दे रहे हैं म्यांमार, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि नामदफा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिए भाई, नामदफा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? जवाब देखिए 52 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई, ट्राइसेम कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? ट्राइसेम कार्यक्रम जो है आपका किससे संबंधित है? तो भाई ट्राइसेम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कार्यक्रम दिया गया है ये आपका संबंधित है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। भाई केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध बताइए सर किससे है? 54 नंबर प्रश्न है, जवाब देते हुए चलेंगे। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध जो आपका किससे है बेसिकली? तो याद रखिए दोस्तों, करो से है, ठीक है। ये केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का जो संबंध है आपका करो से है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? 55 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। भाई मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आर्थिक नियोजन जो है आपका समवर्ती सूची का विषय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए सभी लोग, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो आपका कहाँ पर है? कई बार पेपर में आपके आ चुका है भाई, लंदन नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही काट दो यहाँ पर। तो बचा क्या सचिन? मुंबई। मुंबई याद रखिएगा, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ें याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? भारत में जो आपका ऐच्छिक चकबंदी है उसकी व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब में, ठीक है भाई। भारत में ऐच्छिक चकबंदी की जो व्यवस्था है सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में यानी कि एक एक पक्ष में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, पोलो जो खेल होता है उसमें चार चार होते हैं, ठीक है। पोलो खेल में चार चार होते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, क्रिकेट में 11-11 होते हैं, हॉकी में 11-11 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मी एंड डैड इस नाम से कौन खिलाड़ी जाना जाता है? मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों के स्टेज नेम होते हैं, तो मी एंड डैड नाम से जो है कौन सा खिलाड़ी जो है जाना जाता है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा इमरान खान, ठीक है। इमरान खान जो कि इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री, माफ कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 60 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। डबल फॉल्ट खेल से संबंधित कौन है?
फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। बहुत सही बात है सर जी, पाकिस्तान हो गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टेनिस। ठीक है, टेनिस जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब, लिएंडर पेस जो है किस खेल के स्टार खिलाड़ी हैं? लिएंडर पेस जो है किस खेल के स्टार खिलाड़ी हैं? फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। चलिए, पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया भाई, पता है मैंने गलती से बोल दिया था। तो 62 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? लिएंडर पेस जो है टेनिस के स्टार खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैंने गलती से बोला था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कांग्रेस ने पहली बार कब देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है घोषित की थी? 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने पहली बार कब जो है देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है घोषित की थी? तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी में आपका जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, कहाँ गया भाई, एक क्वेश्चन छूट गया। पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहा है? 64 नंबर प्रश्न है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहा है? तो वराहगिरी वेंकटगिरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, 64 के बाद 65 की बात करते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, 66 नंबर, कि कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा रचित नहीं है? 66 का जवाब जो है देते हुए चलेंगे। अमर्त्य सेन द्वारा जो है कौन सी रचित नहीं है? तो एशियन ड्रामा। ठीक है, एशियन ड्रामा जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एशियन ड्रामा, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा भाई, अगर एशियन ड्रामा की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एशियन ड्रामा जो है इसके लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। यहाँ पर अमर्त्य सेन ने यहाँ पर पॉवर्टी एंड फेमिन्स लिखा है, चॉइस ऑफ टेक्सट लिखा है, ये सारी लिखे है। तो अगर एशियन ड्रामा की बात करते हैं तो गुनर मिड्राल नाम था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, GUNN, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, एन है। ठीक है, तो GUNNARMYRDAL। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम याद रखिएगा, ये जो है लेखक है एशियन ड्रामा के। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई है? हाईटेक सिटी या स्मार्ट सिटी कह सकते हैं इसको आप लोग। तो इसकी स्थापना जो है कहाँ पर, किस शहर में की गई है? तो बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर हैदराबाद। जितने लोग यहाँ पर हैदराबाद जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसको स्किप करो। एवरेस्ट होटल उपन्यास के लेखक कौन है? 69 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। एवरेस्ट होटल उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? तो 69 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो सकता है? 69 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलन सियली। ठीक है, एवरेस्ट होटल उपन्यास के लेखक जो है आपके एलन सियली है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 70 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। कहाँ गया भाई साहब, पेन तो काम कर ही नहीं रहा है अब। चलिए, एक मिनट रुक जाइए, अभी जवाब आवाज़ आवाज़ आ रही है ना मेरी सभी को? चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई 1988 जो है आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है। पेन तो चालू हो जाता है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। चलिए, अभी चालू हो गया। तो यहाँ पर 1988 जो ऑप्शन नंबर इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए कि स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ, बताइए सभी लोग, स्वतंत्र व्यापार नीति जो है उस नीति को बताती है जहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 71 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्र व्यापार नीति जो है उस नीति को बताती है जहाँ पर प्राशुल्क जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्राशुल्क जो है आपका अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था?
सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है भारत में कब लागू किया गया था? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए, तो 1950 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है भारत में कब लागू किया गया था भाई? 1950 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है? मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन जो है कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है? तो 73 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है भाई, मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का जो गठन है 2/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है? 74। इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष जो है कौन मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री जो है मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का जो विभाग है आपका नहीं है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। वित्त मंत्रालय की बात हो रही है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेखा विभाग। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर लेखा विभाग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए सभी लोग, केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 76 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई महाराष्ट्र। केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका महाराष्ट्र में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका किस राज्य में होता है? तो साथियों याद रखिएगा 77 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमपी में। ठीक है, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, इनका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका एमपी में ही सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि कोंकण रेल मार्ग की कुल दूरी कितनी है? कोंकण जो रेल मार्ग है उसकी कुल दूरी कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कोंकण की कुल दूरी आपकी 760 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पेपर में आपका आता है, तो यहाँ पर 760 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि रियासतों, इसको भी स्किप करो, नहीं इसको देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? 80 में आपको बताना है कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे सभी लोग। 80 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? 1933 में नासिक जेल में कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी दबाव, गलत है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, नहीं बात है भाई, गलत है। आचार्य नरेंद्र इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, नहीं भाई। रियासतों में आंदोलन संबंधित कथन सत्य पूछा गया है, तो इसका प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यही सिर्फ यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? 81 का जवाब देते हुए चलेंगे भाई, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना जो है किसने की थी? तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर महात्मा गांधी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो 82 नंबर प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। पूछा गया है कि भाई खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई? क्वेश्चन नंबर देखिए 82 बोला गया है खालसा, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, भाई अभी लिख रहा है ना, खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना जो है कहाँ पे की गई थी? तो साथियों याद रखिएगा 82 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आनंदपुर साहिब। ठीक है, आनंदपुर साहिब में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तो आनंदपुर साहिब फाउंडेशन द्वारा तैयार संगमरमर का खालसा, सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर अलग है कि इसका डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? बताइए सर जी, इसका जो डिजाइन है आपका किसने तैयार किया था? तो 83 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 83 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोशे शैफदी। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है। 84 नंबर प्रश्न है, जवाब देते हुए चलेंगे कि भाई परमाणु ऊर्जा विभाग जो है निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय के। ठीक है, ये जो है आपका प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 87 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग जवाब भी देते हुए चलेंगे कि वो आखिर में किसकी है, अगर कौन जो नहीं हो किसकी है तो मैला आंचल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं आपको मैला आंचल के बारे में वैसे बता चुका हूँ। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये आपका बाबा नागार्जुन का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करते हैं तो भाई डच ईस्ट इंडीज का वर्तमान नाम क्या है। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देते हुए चलेंगे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जवाब देखिए 88 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है। नवासी, आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ तो बोर मत होइए, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो जवाब देखिए यहाँ पर नवासी का आना शुरू हो गया है। तो नवासी का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए यहाँ पर नवासी का आना शुरू हो गया है। तो 89 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पटना। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर पटना जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए चलिए, 1 मिनट में चेक कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई 90 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, 90 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भाई दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 91 है, पूछा गया है दीवान ए इस्तिहाक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया 91 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम शासिका भी इनको माना जाता है और इन्होंने जो है दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 92 बोला गया है कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपरोक्त कथन जो है निम्नलिखित में से किसका है। समूचा भारत जो है एक विशाल बंदी गृह है, ये कथन जो है बेसिकली किसका है। तो भैया याद रखिएगा ये जो कथन दिया गया है ये आपका CR दास जी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। भाई बहुत ही अच्छा धर्म है, जो भी धर्म है बहुत ही अच्छा धर्म है, खाओ पियो मौज करो, ऐश में रहो, बिल्कुल चिल रहो, जिंदगी अच्छे से कटेगी। तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई वाम मार्ग। ठीक है, वाम मार्ग, वामपंथी जो थे, ये ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो क्या पूछा गया है, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब। 94 नंबर, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है आपकी कब हुई थी। तो 94 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब चलिए 95 कहाँ भागे जा रहे हो भाई। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, भारत में जो आपका निर्धनता है उसके स्तर का आकलन जो है किया जाता है किसके द्वारा। 95 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, भारत में निर्धनता स्तर का जो आकलन है किसके द्वारा किया जाता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर
भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल कब स्थापित हुई? 96 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 96 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1855 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल का जो रिसरा नामक स्थान है वहाँ पर भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल जो है 1855 ईस्वी में जो है स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? 98 नंबर प्रश्न है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एजिटोबैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है और इसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? सभी लोग इस प्रश्न का तो जवाब देंगे ही देंगे। उसके बाद आपको पता है ना, टेलीग्राम पर जाना है आप सभी को। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर जो है हिंदी की बुक जो है देखने को मिल जाएगी। ऐप पर भी मैंने आपको स्टडी मटेरियल दे रखे हैं, तो वहाँ पे ऐप से जो है देख सकते हैं। तो फिडे जो है किस खेल से संबंधित है? तो 100 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों शतरंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शतरंज से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो। तो गाइस जल्दी से आप लोग अब अगली वाली क्लास में जो है आ जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगली क्लास और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपकी चलने वाली है, आपका जीके और जीएस का होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो जल्दी से आप लोग अगले क्लास में आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने पिन कर रखा है। तो उस क्लास पे आप बिल्कुल क्लिक करके उस क्लास में आ सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट उस क्लास में जो आ जाइए। धन्यवाद।